हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। क्लासमेट गुरु में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपकी मानसी मैम आज फिर एक बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल के जो हमने क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका डिस्कशन होगा। उसके बाद जो आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन है वो होगा। उसके बाद मैं और 10 क्वेश्चंस आपको दूंगी, वो आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलिटी का क्वेश्चन था, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन किसे कंसिडर किया जाता है वो हमें बताना है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो कस्टोडियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्हें इस वजह से कंसिडर किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बेसिकली जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस है उसे बैलेंस रखने की कोशिश करती है, उसे जो है मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, इस वजह से कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which article of Indian Constitution deals with the imposition of president's rule in state? स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है, नीचे वाला। ठीक है, तो आर्टिकल 352, 356, 360, 365। तो आर्टिकल 356 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या वो जो है पावर देता है प्रेसिडेंट को अपना रूल जो है वो स्टेट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है तो प्रेसिडेंट जो है वो इस आर्टिकल के तहत अपना रूल जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पावर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से, व्हाट इज द टर्म फॉर सिचुएशन वेयर टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। अब 4 हमें इन्फ्लेशन के टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें से हमें बताना है कि ये जो कंडीशन है टू मैनी चेजेस टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। ठीक है, इस कंडीशन को जो है कौन सा इन नीचे वाला, इस कंडीशन को जो है इन चारों में से कौन सा इन्फ्लेशन का टाइप जो है वो सेटिस्फाई करता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब जनरली प्राइस दिखता है इंक्रीजिंग वे में, जैसे ऊपर जाते हुए दिखता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन किसको कहते हैं, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट है। जब प्राइस गिरता है, कम होता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का, कोई भी कमोडिटीज़ का, तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या किसे कहते हैं, स्टैगफ्लेशन यानी कि क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी अगर बहुत स्लो रेट से, स्टैग्नेंट रेट से जो है वो आगे बढ़ रही है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा, उसे स्टैगफ्लेशन का नाम दिया जाएगा। और हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, एकदम रैपिड ग्रोथ, एकदम रैपिडली, एकदम बहुत तेज़ी से अचानक से उठ के जो है सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस आसमान छू गए, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये 4 टाइप है इन्फ्लेशन के। ये जो सिचुएशन है ये किसे सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है इन्फ्लेशन के टर्म को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी बाय सेक्टर। ये 4 सेक्टर दिए गए हैं हमें। जीडीपी, इन चारों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, वो हमें बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी तो आपको पता ही है कि जीडीपी का मतलब तो पता ही होगा आपको। ठीक है, उसमें जो है ये 4 सेक्टर हमें दिए गए हैं। जीडीपी का क्या मतलब होता है ना कि
ये एक समझ लीजिए ये कंट्री की बाउंड्री है, ठीक है। इसमें अगर ये जो है इसमें ये दो प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, ये कंट्री की बाउंड्री है, इनमें ये दो प्रोडक्ट बने तो इस कंट्री की जीडीपी इन दो जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होगी उसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करके। बेसिकली कंट्री के या टेरिटरी के अंदर, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी हम गवर्नमेंट सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करती है, उन सब का कैलकुलेशन, उन सब का प्राइस जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें मिलता है उससे, ठीक है। और ये अलग अलग जो है सेक्टर से हमें मिलता है। तो इसमें से जो है हमें बताना है कि किस सेक्टर में से जो है वो सबसे ज़्यादा हमें जो है वो जीडीपी मिलता है। तो सेक्टर किस सेक्टर से मिलता है? सर्विसेज सेक्टर से मिलता है, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर से हमें ऑलमोस्ट 50% जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करे जाते हैं हमें, उन सर्विसेज का जो जीडीपी है उसका जो है 50%, मतलब वो जो है 50% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है। और इंडस्ट्री सेक्टर हमारा कितना 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है। मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा 15 to 18% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कितना परसेंट कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक स्मॉल सेक्टर है, फ्रैक्शंस में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है उसका, इस वजह से हम परसेंटेज नहीं डिफाइन कर सकते उसका, ठीक है। बट सबसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी उस पर लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन रहा है इंडिया में? मुगल एम्पायर का फाउंडर रहे हैं बाबर, ठीक है। बाबर ने पहले पानीपत के वॉर के बाद में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को जब उन्होंने हराया था पहले पानीपत के वॉर में 1526 में, ठीक है, 1526 में पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इसमें जो है इन्होंने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद से जो है मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा और तकरीबन 300 साल तक जो है मुगल रूल इंडिया में रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, which movement was started by Mahatma Gandhi to oppose the Rowlatt Act? Rowlatt Act एक रॉलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश ने पास किया गया था, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया गया था। इसमें बेसिकली क्या था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जो है आवाज़ उठाता है, बेसिकली टेररिज्म एक कंसिडर कर लिया जाएगा उसको। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई टेररिस्ट जो है वो टेररिज्म जो है वो फैलाता है तो उन्हें बिना ट्रायल के जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा, बिना ट्रायल के उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट जो है वो बेसिकली इसका मतलब ये पूरा था उसका एम, ठीक है। इसमें सत्याग्रह मूवमेंट ने जो है, गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट से जो है रॉलेट एक्ट को 1992 में हुआ था, ये 1919 में हुआ था, ये 1919 में सत्याग्रह मूवमेंट ने जो है गांधी जी ने इसको लीड किया था। तो उन्होंने बोला था इसको रॉलेट एक्ट को स्टॉप करने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में हुआ था, ठीक है। ये टाइमलाइन जो है वो याद होनी चाहिए आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में हुआ था, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो 1919 में हुआ था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में हुआ था। ये टाइमलाइन याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलबार कोस्ट या सुंदरबंस? तो
कोंकण कोस्ट को जो है वो वेस्टर्न कोस्ट कहा गया है, ठीक है। कोंकण कोस्ट को बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से कर्नाटका तक जो है ये पूरा स्ट्रेच है कोंकण एरिया का, वेस्टर्न घाट जिसे बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? गंगा, कोसी, यमुना, गोदावरी। अब इन चारों में से हमें बताना है सॉरो ऑफ बिहार किसे कहा गया है। सॉरो ऑफ बिहार कहा गया है कोसी रिवर को, ठीक है। ये जो है हिमालयास में, नेपाल में जो हिमालयाज है वहाँ से इसका ओरिजिन है। इन्हें सॉरो ऑफ बिहार इस वजह से कहा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड्स जो है वो फ्लड्स जो है इसके बेसिन में जो है वो फ्लड्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, इस वजह से इसे जो है वो सॉरो ऑफ बिहार बोला गया है। काफ़ी सारा डिवास्टेशन भी हुआ है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कौन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल है? तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सोलार एनर्जी, क्योंकि ये हमें नेचुरली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, क्योंकि हमारा सन तो दिन के 12 घंटे होते ही है, ठीक है। दिन के 12 घंटे हमारे ऊपर सन होता है, उनसे जो है ये एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से ये जो है एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनैक्टेड इन इंडिया? किस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एनैक्ट किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में एनैक्ट किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक बेसिक एम था कि जो स्पीशीज़ है एनिमल्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, उन्हें जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ये बेसिक एम था इस एक्ट का और ये 1972 में जो है इस्टेब्लिश हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अभी हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस जो हमने कल जो है मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। अब जो है आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आज न्यूज़ में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जफार हसन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है। जफार हसन जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जॉर्डन के। जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफार हसन, ठीक है। जो किंग अब्दुल्ला सेकंड जो है उन्होंने अपॉइंट किया है जफ़र हसन को एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एज प्राइम मिनिस्टर। ये इस्लामिक एक्शन फ्रंट IAF के पार्टी के मेंबर थे, ठीक है। इतना जानना आपके लिए नेसेसरी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री डज FSSAI ऑपरेट? FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? हमें बताना है आगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अफेयर। FSSAI का FSSAI जो है वो 5 सितंबर 2008 में जो है एस्टैब्लिश हो गया था ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसका मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये इसकी मिनिस्ट्री है, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ GDP? इन चारों स्टेट्स में से इंडिया की GDP का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन सा स्टेट है, वो हमें बताना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो GDP का बेसिक मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। GDP जो है वो सदर्न स्टेट्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। कंट्रीब्यूट जो है वो साउथ स्टेट्स से जो है सदर्न स्टेट्स से कंट्रीब्यूट ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र की कंट्रीब्यूशन जो है GDP में वो सबसे ज़्यादा है हर स्टेट को कंसिडर करें तो। साउथ साइड के स्टेट से GDP का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, नॉर्थ से या फिर ईस्ट से अगर कंसिडर करें तो साउथ से जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच
इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। अब इसरो के तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो है वो पहली कौन सी सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहली कौन सी सैटेलाइट थी? आर्यभट्टा, भास्करा, रोहिणी, इनसत 1A। ठीक है, तो सबसे पहली उसके पहले मैं बता देती हूँ कि पहली जो सैटेलाइट थी वो 19 अप्रैल 1957 को जो है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसरो जो है वो अगस्त 15 1969 को जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था। बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है और इसे फाउंड किया था, इसके फाउंडिंग फादर्स कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि विक्रम साराभाई जी जो है उन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया है। उनकी तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से विक्रम साराभाई जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। ठीक है, अब इसरो ने पहली कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी थी? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जो है वो पहली सैटेलाइट थी। पहली सैटेलाइट कब लॉन्च करी गई थी? अप्रैल 1975 में लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 began on 9 September 2024 in New Delhi. World Food India 2024 is the dash edition ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड समिट। अब एक लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा फूड समिट होने जा रहा है। ठीक है, फूड समिट जो है वो चल रहा है, 22 सितंबर तक जो है वो चलता रहेगा फूड समिट। तो इसमें ये कौन सा एडिशन है इंडिया के फूड समिट का, वो हमें बताना है। इसमें कौन सा एडिशन है? ये 3rd एडिशन है। ठीक है, 3rd एडिशन है। बेसिकली इसमें मोर देन 90 कंट्रीज़, 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़, 18 सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। जापान एक पार्टनर कंट्री रहा है इसमें, इस समिट में, और वियतनाम और ईरान को जो है वो मेन फोकस्ड कंट्री रखा गया है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड का, इंडिया का जो लार्जेस्ट फूड समिट है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ CBI? अब CBI का प्राइमरी रोल क्या है हमें बताना है। CBI का प्राइमरी रोल क्या है? सबसे पहले तो CBI का प्राइमरी रोल करप्शन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स और भी जो नेशनल इंटरेस्ट में जो कोई केस अगर चल रहा है तो वो CBI जो है वो कंट्रोल कर लेती है। CBI को जो है वो अथॉरिटी होती है, मतलब अथॉरिटी ऊपर से दे दी जाती है कि अगर कोई ऑनगोइंग केस चल रहा है जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा लुक इनटू करने की ज़रूरत है, एकदम तुरंत उसका, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था जो कोलकाता डेथ रेप केस हुआ था, उसमें भी पहले जो है स्टार्टिंग के फेजेस में इनिशियल जो लोकल पुलिस है वो ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट उसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तुरंत जो है उसको सुनने की, तुरंत जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जो है वो नीड हमें समझ आई, तब जो है वो CBI की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो कुछ ऐसे केसेस जो है वो CBI की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, मतलब वो उन केसेस का जल्दी सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे केसेस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और बाकी केसेस तो CBI लुक इनटू करती ही है, जैसे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हो गए और सीरियस क्राइम्स के केसेस हो गए, तो उसमें CBI का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता ही है। ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेटिंग हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड करप्शन, ये है मेन गोल CBI का। ठीक है, ये जो है वो मेन गोल है। CBI जो है वो 1963 में जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अनुसार जो है वो पास किया गया था, अनुसार जो है वो गठन हुआ था इसका। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये CBI का गठन क्यों हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है।
कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन आए तो वो कब फाउंड हुआ था, उसका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब फाउंड हुआ था, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, और दूसरी बात कि उसका पेरेंट कंपनी या फिर जो है कौन से एक्ट के तहत वो ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सुर्खियों में है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 3-4 बातें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, और तीसरी चौथी बात जो है वो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड the continuation of प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्कारशना अभियान पीएम आशा स्कीम विथ अलोकेशन ऑफ डैश। अब पीएम आशा स्कीम जो है वो कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने जो है बोला गया है कि प्रधानमंत्री आशा स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा कितने फंड्स देने के बाद, ठीक है। कितने फंड्स देने के बाद कंटिन्यू किया जाएगा, 35,000 करोड़ फंड्स देने के बाद जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है। प्रधानमंत्री, ठीक है, ये नहीं सॉरी, ये 15th कमीशन है। तो पीएम आशा स्कीम जो है उसको 35,000 करोड़ जो है वो देने के बाद जो है वो चलाई जाएगी ये स्कीम, ठीक है। पीएम आशा जो स्कीम है वो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2025-26 के लिए अलोकेट किया गया है इसको, ठीक है। जो फाइनेंस साइकिल होगा उसमें जो है ये अमाउंट जो है वो वहाँ से कट होने वाला है, ठीक है। इसमें दो स्कीम्स जो है वो मर्ज कर दी गई है, प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो है वो पीएम आशा स्कीम में ये इस अमाउंट का जो है वो फंड्स दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which ministry is responsible for implementing the PM कुसुम स्कीम, ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसको पब्लिश करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो है रिस्पॉन्सिबल, इस स्कीम के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्कीम को निकालने के लिए जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान जो है इसका नाम है, इस स्कीम का नाम है, ठीक है। ये बेसिकली जो है फार्म सेक्टर के लिए जो है ये स्कीम बनाई गई है। फार्मर्स को इनकम देने के लिए जो है ये बेसिक इसका प्राइमरी गोल है, ठीक है। 2019 में जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who became the first woman fighter pilot to join the elite 18 Flying Bullet Squadron operating India's indigenous built LCA Tejas fighter jets, ठीक है। इन चारों में से कौन सी ऐसी पहली महिला फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने 18 स्क्वाड्रन का एलिट ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया है? तो कौन सी ऐसी बनी है? मोहना सिंह जो है वो भी रिसेंटली सितंबर में जो जोधपुर में इवेंट हुआ था, जोधपुर में जो तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। उसमें भी इन्होंने जो है वो एयरफोर्स की बहुत अच्छी एयरक्राफ्ट चला के और उसका प्रदर्शन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the primary service area for अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है। अर्न्स्ट और यंग का प्राइमरी सर्विस एरिया कौन सा है इसमें से बताना है हमें। टैक्स एडवाइजरी, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल ऑडिट्स, ऑल ऑफ द अबव। ये इन तीनों
जो सर्विसेज को है देखते हैं, इन तीनों सर्विसेज के अंडर आते हैं। ये टैक्स एडवाइजरी और कंसल्टिंग फाइनेंशियल ऑडिट्स जो है देखते हैं, और ये रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। 1989 में जो है इंग्लैंड में इसका गठन हुआ था। 1989 इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम्स में जो इंग्लैंड है वहाँ इसका हेडक्वार्टर भी है। 1989 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। Which Indian infrastructure financing company has signed a non-binding MOU with renewable energy developers for project worth about rupees 1,12,000 crores? ठीक है, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है जिन्होंने जो है साइन किया है नॉन बाइंडिंग MOU विथ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर प्रोजेक्ट? ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स के साथ में कि कौन सी कंपनी ने जो है वो प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है, MOU साइन किया हुआ है? REC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। किसने साइन किया हुआ है? REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने जो है वो MOU साइन किया हुआ है। ये जो है MOU साइन हुआ था 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स की समिट में। ठीक है, ये गुजरात में हुई थी। ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है अगले 5 साल में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स होंगे ये जो है उसमें लुक इनटू करेगी। ये जो है वो इनिशिएटिव्स जो है वो लेंगी। ठीक है, हर इनिशिएटिव में जो है वो लुक इनटू करेगी, सारे इनिशिएटिव ये कवर करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which act provides SEBI with its statutory powers? इन चारों में से सेबी को अपनी स्टैच्यूटरी पावर कौन सा एक्ट देता है? सेबी एक्ट 1982, सेबी एक्ट 1992, कंपनीज एक्ट 1956, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन सा एक्ट देता है? सबसे पहले तो सेबी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सेबी जो है बेसिकली सेबी हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट के स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो उनका एक मार्केट होता है, मनी मार्केट, उसे जो है वो रेगुलेट करती है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है, इसे ये जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, उसे रेगुलेट करती है। सेबी जो है वो अप्रैल 12, 1988 को जो है वो एस्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो जनवरी 30, 1992 को ये एक स्टैच्यूटरी स्टेटस जो है इसने अक्वायर किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट्स में डिफरेंशिएशन है। एक डेट जो है वो अप्रैल 12, 1989 है। ठीक है, और दूसरी डेट जो है वो जनवरी 30, 1992 है। दोनों डेट्स डिफरेंट है। दोनों डेट आपको याद रखनी है, दोनों में से कोई भी डेट आ सकती है एग्जाम्स में। और लास्ट में इसको कौन सा एक्ट जो है, कौन से एक्ट के तहत इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला? सेबी एक्ट 1992 के तहत जो है सेबी को स्टैच्यूटरी एडवाइजरी, स्टैच्यूटरी बॉडी का जो है वो अथॉरिटी मिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बायोराइड स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो लॉन्च करी गई स्कीम है, ठीक है, लॉन्च करी गई बायोराइड स्कीम का ड्यूरेशन क्या है, हमें वो बताना है। ठीक है, क्या है ड्यूरेशन इसका? ड्यूरेशन जो है वो इसका है 2021 टू 2022 टू 2025 टू 26। ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, बायोराइड बेसिकली है क्या? बायोराइड जो है, बायोराइड एक यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को। ठीक है, दो स्कीम जो है उसे मर्ज करके ये स्कीम बनाई गई है। दो स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT और हैज़ मर्ज्ड बायोराइड with aim to promote and nurture ecosystem।
इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स विथ इन बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स होते हैं उनको उनका इकोसिस्टम जो है मेंटेन करना, उसे नर्चर करने के लिए जो है वो इस स्कीम का जो है वो गठन किया गया है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है 2021-22 टू 2025-26। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस to Indian exports when the value of the US dollar increases relative to Indian rupees? अब इसमें हमें बताना है, बेसिकली इसमें डॉलर और रुपी का जो है वो रिलेशन बताया गया है कि अगर डॉलर जो है वो ऊपर जाता है तो रुपी भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या रुपी का प्राइस पे क्या अफेक्ट होता है, रुपी का प्राइस जब इंक्रीज डिक्रीज होता है तो डॉलर के प्राइस पे क्या अफेक्ट होता है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें यही पूछा है, डॉलर और रुपीस का जो है वो रिलेशन दिया गया है। तो इसमें जो है एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, जब इंडिया के इसमें बताना है हमें कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जब वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है, बिकम्स चीपर, चीप हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कराया जाता है, एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाता है। ठीक है, जब ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where did President Murmu attend the Safai Mitra Sammelan organized as part of Swachhata Hi Seva 2024 campaign? ठीक है, इसमें हमें बताना है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा सफाई मित्र सम्मेलन जो है वो अटेंड किया। ठीक है, जो स्वच्छता ही सेवा की कैंपेन जो है वो चला रहा था, कहाँ इन्होंने ये अटेंड किया वो हमें बताना है। तो बेसिकली इन्होंने कहाँ अटेंड किया, उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में ये हो रहा था। उज्जैन में 19 सितंबर 2024 को जो है ये कैंपेन कराई जा रही थी। इस ईयर की जो कैंपेन है जो फैसिलिटेट करती है, ऑनर करती है जो सैनिटेशन के वर्कर्स हैं उन्हें, उनके ऑनर में जो है वो ये कैंपेन रखी गई थी। 19 सितंबर 2024 को जो है ये उज्जैन में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the primary role of National Bureau of Investigation? ठीक है, NBI का बताना है हमें कि इसका जो है वो प्राइमरी रोल क्या है, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों है इम्पॉर्टेंट? कंडक्टिंग नेशनल इलेक्शंस, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स, criminal cases with national importance, regulating banking policies, conducting foreign intelligence operations। इन चारों में से बताना है कि NBI का क्या रोल है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो NBI जो है वो नवंबर 13, 1936 में जो है वो इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, मनीला में फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ फिलीपीन जो है वो इसे कंट्रोल करती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, और इसका जो फंक्शन है वो मेन रोल है इन्वेस्टिगेटिंग क्रिमिनल केसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की जो केसेस होती है वो जो है वो ये देखती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी आ गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है किसको जो है वो नया हेड बनाया गया, नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो किसे बनाया गया नया डायरेक्टर जनरल? अनुराग गर्ग को जो है वो नया डायरेक्टर बनाया गया। 17 मार्च 1986 को जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, बेसिकली ये एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है ये। ठीक है, ये बेसिकली नारकोटिक्स जो ड्रग्स रिलेटेड जो होती है प्रॉब्लम्स या क्राइम्स जो होते हैं उन्हें
जो है ये देखती है, उनको जो है वो ये सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जब सुशांत सिंह का केस हुआ था तो उसमें ये नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है जो ये बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में था। तो ऐसे ही केसेस में जो है ये अपने अंडर लेते हैं और ये जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या मतलब क्या था, क्या प्रॉब्लम था, और उसका सल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is the Indian Space Research Organization expected to launch its Venus orbiter mission और शुक्रयान मिशन टू वीनस? अब इसमें बताया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो, उसमें उसने मतलब वो कब एक्सपेक्टेड है कि वो कब जो है अपना वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो कब है ये? मार्च 2035, मार्च 2028, मार्च 2040, मार्च 2030। ठीक है, कब है ये, कब एक्सपेक्टेड है इसका जो मार्स ऑर्बिटर मिशन होने वीनस ऑर्बिटर मिशन जो होने वाला है वो कब एक्सपेक्टेड है इसरो की तरफ से? वो एक्सपेक्टेड है हमें मार्च 2028 को। ठीक है, मार्च 2028 को जो है ये एक्सपेक्टेड है। 18 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसमें जो है वो अप्रूव कर दिया गया है इसको, और इंडिया जो है वो 5th कंट्री बनने वाली है जो वीनस को जो है वो स्टडी करेगी। ठीक है, वीनस के ऑर्बिट में जो है वो घुसेगी, वीनस को स्टडी करेगी, जो स्पेसक्राफ्ट जो है जिसका वीनस के ऊपर लैंड करेगा। ठीक है, इससे पहले जो है वो सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और जापान, इन चारों कंट्रीज़ ने जो है वो अपना वीनस के ऑर्बिटर में जो है इन्होंने कदम रखा हुआ है। अब जो है वो हम भी कोशिश करेंगे, और ये कब होने वाला है? 2018 में, 2028 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the total approved budget of Chandrayaan 4 mission of ISRO? इसरो का चंद्रयान 4 मिशन का टोटल अप्रूव्ड बजट क्या है? ठीक है, क्या इनमें से कौन सा है? 6000 करोड़, ये इतना करोड़, ये या फिर ये, इनमें से हमें बताना है। सही आंसर है हमारा बी। ये जो फंड्स है वो अप्रूव्ड फंड्स है चंद्रयान 4 के। सेम 18 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी जिसमें जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो अप्रूव किया था, उसी में जो है वो इसका बजट भी जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। चंद्रयान 4 का बजट अप्रूव कर दिया गया है। चंद्रयान 4 में क्या होने वाला है कि उसमें लूनार जो सैंपल्स है, ठीक है, लूनार सैंपल जो है वो कलेक्ट करे जाएंगे मून के सरफेस से और अर्थ पे लाए जाएंगे स्टडी करने के लिए। इससे पहले जो है वो 3 कंट्रीज़ ये कर चुकी है, यूएसए, रशिया और चाइना। ये 3 कंट्रीज जो है वो सक्सेसफुली जो है लूनार सॉइल जो है वो अर्थ पे ला चुकी है, अपनी कंट्री में ला चुकी है। इस बार जो है वो इंडिया भी कोशिश करेगी लाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का ये। A high level committee headed by former president submitted its report on one nation one election। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो है वो सबमिट करी है? कौन से हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने सबमिट करी? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो है उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे जो है सबमिट किया। हाई लेवल कमेटी जो है वो हेड की थी पहले उन्होंने, ठीक है, इस मामले के ऊपर। उसके बाद काफ़ी पहले से जो है इस का जो है मतलब चर्चा में था ये कि अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बिल, तो अभी जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सारे हमने डिस्कस करे हैं। अब अगले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आप कल मुझे आंसर्स दोगे कमेंट सेक्शन में। कल जो है वो आप उसे प्रिपेयर करके आओगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ कौन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? इन चारों में से इंडिया का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है वो बताना है हमें। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? इन चारों में से कौन सा पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है? What is the full form of FRBM? FRBM का फुल फॉर्म क्या है वो हमें बताना है इसमें। Who amongst the following measures
इन्फ्लेशन इन इंडिया, नीचे दिए गए कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन्फ्लेशन मेजर करती है इंडिया का, वो बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन वाइसरॉय थे इंडिया के, वो बताना है इस क्वेश्चन में। Who among the following was associated with the Hindustan Socialist Republican Association, नीचे दिए गए जो लीडर्स हैं हमारे उनमें से कौन एसोसिएटेड था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, वो बताना है। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। which type of soil is most suitable for cotton cultivation, कॉटन कल्टिवेशन को सबसे suitable soil कौन सा है वो बताना है हमें। Which of the following gases is the major contributor to greenhouse effect, नीचे दिए गए गैसेस में से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। Which protocol is associated with control of ozone depleting substances, ozone depleting substances जो कौन सा प्रोटोकॉल है, नीचे दिया गया प्रोटोकॉल जो है कौन सा प्रोटोकॉल एसोसिएटेड है ओजोन डिप्लीटिंग कंट्रोल करने में ओजोन सब्सटेंसेस का, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है उसे कंट्रोल करने में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आज हमने बहुत अच्छे जो है क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट से अच्छे करंट से जो है वो आपके लिए कंटेंट लाया है। ज़रूर इसे देखिएगा, शेयर करिएगा अपने जो भी दोस्त है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है नॉलेज की। ठीक है, MCQ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये MCQ जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे इसी टाइप के MCQ जो है वो वहाँ पर भी होंगे, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए गए हैं उससे। ठीक है, कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मेरा एंथुजियाज़म और बढ़ेगा और मैं ऐसे इनिशिएटिव्स आपके लिए ले आ सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।